पिछले साल काफी सारे बच्चों ने जल्दबाजी के चक्कर में जब वो फॉर्म फिल करते हैं तो कभी कभी सर्वर डाउन हो जाता है, इसलिए वो उनका फॉर्म आगे नहीं बढ़ पाता है, तो वो क्या करते हैं दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, रजिस्ट्रेशन आपको एक ही बार करना है। एक एप्लीकेशन नंबर आपका जनरेट होगा जो कि आपका ईयर वाइज होता है। 2023 में 230 से था, 2024 में 240 था, 2025 में 250 और 2026 का आपका 260 से स्टार्ट होगा। बच्चों जेईई मेंस 2026 का जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म चल रहा है, इसमें एनटी ने ये नोटिफाई किया था कि हम आपके जेईई मेंस के एग्जाम में इस बार आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे एक वर्चुअल कैलकुलेटर देंगे जिससे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। पर कल 2 नवंबर को एक नोटिफिकेशन और आया हुआ है, इसमें देखते हैं क्या इन्होंने दिया हुआ है। इसमें यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको अब कैलकुलेटर अलाउड नहीं किया जाएगा। मतलब आपको जो एग्जाम हो रहा है कल 2 नवंबर को आपको जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, उसमें देखिए साफ साफ दिया हुआ है कि आपके एग्जाम में अब जो है ये परमानेंट नहीं किया जाएगा, मतलब कैलकुलेटर आपको अब नहीं मिलेगा। ऐसे ही पिछले साल नवंबर के महीने में आईआईटी कानपुर ने एक नोटिफिकेशन दिया हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि अब आपको जेईई एडवांस के 3 मौके मिलेंगे। मतलब जैसे आपको 2 मौके मिलते हैं, पिछले साल ये नोटिफिकेशन आया हुआ था कि अब आपको 3 मौके मिलेंगे। एक आपको 12th के साथ मिलेगा, 2 आपको 12th के बाद मिलेंगे। तो एनडीए पहले आपको ये नोटिफाई कर दिया कि हम कैलकुलेटर आपको अलाउड करेंगे, तो इससे बच्चों में एक होप आ गई थी कि भाई जेईई मेंस के एग्जाम में हमको इस बार जो है कैलकुलेशन करने के लिए वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करने का मौका मिलेगा। पर अब ऐसा नहीं है। इस नोटिस को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आप कैलकुलेटर आपको यूज करने को नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे नोटिफिकेशन पहले आते हैं, बाद में वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, मतलब रिमूव कर दिए जाते हैं। इससे बच्चे होपलेस हो जाते हैं। तो ये बातें ठीक नहीं है बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए। फिलहाल जो बच्चों को दिक्कतें अभी फॉर्म भरने में आ रही है, वो दिक्कतें क्या है? दिक्कत फॉर्म भरने में जो बच्चों को आ रही है, सबसे पहले ये आ रही कि इस बार उन्होंने एक नई चीज वहां पे दी हुई है। नई चीज ये है कि आपका इस बार जेईई मेंस के फॉर्म में आपसे जो पासपोर्ट साइज फोटो मांगा जाता है, एक पासपोर्ट साइज फोटो आपसे मांगा जाएगा। इसके अलावा एक लाइव फोटो वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है। लाइव फोटो वेरिफिकेशन में क्या है? एक बारकोड दिया हुआ है, उसको आपको स्कैन करना है और अपना जो है फोटो वेरीफाई करना है। फेस ऑथेंटिकेशन का एक ऑप्शन उसमें आ रहा है, वो आपको करना है। ये कुछ नीट की काउंसलिंग वगैरह में पहले मतलब होता था और भी कई सारे एंट्रेंस एग्जाम में होता है, पर जेईई मेन ने 2026 में पहली बार इसको एप्लीकेबल यहाँ पे किया है। अब इसमें बच्चों को दिक्कत ये आ रही है कि उनका जो आधार कार्ड है उससे फोटो उनका मैच नहीं हो पा रहा। तो उसका पहला ऑप्शन तो ये है, जिन बच्चों को समस्याएं ये आ रही हैं कि पहले तो आप अपने आधार कार्ड में फोटो जो है अपडेट करवा लें। जिनका फोटो पुराना है वो अपना अपडेट करवा लें। अगर अपडेट कराने के बाद भी अगर आपको ये समस्या आ रही है कि जो आपका लाइव फोटो वेरिफिकेशन है नहीं हो पा रहा है, उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है मिसमैच ऑफ लाइव फोटो आधार कार्ड। इस पे जाकर के आप प्रोसीड अपने फॉर्म को कर सकते हैं। तो 2 ऑप्शन आपके पास है, पहला आप अपडेट करा लें, अपडेट कराने के बाद भी करनी है दूसरे वाले ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं। ये बच्चों आपका जेईई मेंस का देखिए पोर्टल है, आप जब इसे ओपन करेंगे तो इस तरीके से कुछ ओपन होकर के आएगा। जो बच्चे रजिस्टर कर चुके हैं, मतलब जिनका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया है, वो यहाँ पे लॉग इन करके अपना आगे का प्रोसीजर कंप्लीट कर सकते हैं। और जो बच्चे पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं उनका यहाँ से होगा न्यू रजिस्ट्रेशन। एक बात का ध्यान रखना है, पिछले साल काफी सारे बच्चों ने जल्दबाजी के चक्कर में जब वो फॉर्म फिल करते हैं तो कभी कभी सर्वर डाउन हो जाता है, इसलिए वो उनका फॉर्म आगे नहीं बढ़ पाता है, तो वो क्या करते हैं दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, रजिस्ट्रेशन आपको एक ही बार करना है। एक एप्लीकेशन नंबर आपका जनरेट होगा जो कि आपका ईयर वाइज होता है। 2023 में 230 से था, 2024 में 240 था, 2025 में 250 और 2026 का आपका 260 से स्टार्ट होगा आपका एप्लीकेशन नंबर। तो आपको एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या करना है, जो भी आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वगैरह पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। यहाँ से अपने एग्जाम सेंटर आप देख सकते हैं। एग्जाम सेंटर को लेकर बच्चे कंफ्यूज है, इसकी भी हम लोग भी बात करेंगे। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है। फीस का आपका देखिए स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। जो मेल कैंडिडेट उनका 1000 रुपए है। इसके अलावा इंडिया के बाहर कहीं आप अगर सेंटर चाहते हैं तो उसका देखिए 5000 रुपए है। फीमेल के लिए 800 रुपए है, यहाँ पे 4000 रुपए है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो ओबीसी कैंडिडेट है उनका देखिए 900 रुपए है, यहाँ 4500 रुपए है। इस तरीके से जो एससी एसटी वाले बच्चे उनका 500 और यहाँ पे 2500 रुपए आपका फीस यहाँ पे लगने वाला है। पेपर 2 जो बी प्लानिंग बीआर का होता है उसका फीस देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2000, देन आपका 1600 फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो इस तरीके से बच्चों आपका पोर्टल ओपन होना है। इसको आप पढ़ सकते हैं कि फोटोग्राफ वगैरह आपको किस मेजरमेंट में लगाना है, जो आपका सिग्नेचर है जो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, 10th की मार्कशीट वगैरह है, जो भी चीज यहाँ पे लगने वाली है उनका सब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। सब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए 10th की मार्कशीट का जो आपका साइज है वो पीडीएफ में 50 केबी से 300 केबी के बीच में होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो है स्कैन कॉपी जो आप लगाएंगे अपनी आइडेंटिटी प्रूफ की, वो आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट जो भी आप लगाना चाहते हैं, 10 केबी टू 200 केबी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरीके से आप अपना जो है यहाँ पे देख सकते हैं। और आगे जाएंगे तो यहाँ पे क्या करना है, डिक्लेरेशन पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद अपना प्रोसीजर आपको आगे बढ़ाना है। देखिए आगे बढ़ने के बाद पहले आपसे मांगेगा कैंडिडेट का नाम, जो कि आपको साफ साफ ऊपर लिखा हुआ है 10th की मार्कशीट से आपको फिल करना है। अब जिन बच्चों की 10th की मार्कशीट में नाम अपडेट नहीं है वो क्या करेंगे, आधार कार्ड में अगर आपका नाम सही है तो आप आधार कार्ड वाला डेटा यहाँ पे फिल कर सकते हैं, लेकिन 10th की मार्कशीट में आपको अपडेट कराना होगा तो आप अपडेट करवा लीजिए अगर समय है। अगर आप पहले फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप बाद में भी अपडेट करा सकते हैं उसको। तो अपडेट कराना जरूरी है क्योंकि एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग ये डेटा आपकी 10th की मार्कशीट से मैच किया जाएगा और तभी आपको वहां पे जो है वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद देखिए आपका फादर नेम, देन उसके बाद मदर नेम, देन उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपका जेंडर और यहाँ पे फिर कंफर्मेशन के लिए सेम डेटा आपको फिर से फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस। अब प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस में बच्चे कंफ्यूज ये हो रहे हैं
कि मेरे आधार कार्ड पे जहां का एड्रेस दिया हुआ है वो अपडेट नहीं हो पा रहा है, तो मैं परमानेंट एड्रेस में क्या फिल करूं। देखिए ये जो दिया हुआ है, अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा यूपी का है, उसके फादर दिल्ली में जॉब करते हैं, उसके आधार कार्ड पे दिल्ली का एड्रेस दिया हुआ है। कई सारे बच्चे हमारे कांटेक्ट में ऐसे भी जिनके फादर आर्मी में है, डिफेंस में है, तो उनका हर 4-5 साल में ट्रांसफर होता रहता है। तो ऐसी कंडीशन में कोई बच्चा अगर यूपी का है और दिल्ली का उसका जो है आधार कार्ड बना हुआ है, पर आधार कार्ड में मान लीजिए अपडेट नहीं हो पा रहा है एड्रेस किसी वजह से, तो क्या करना है आपको, जो परमानेंट एड्रेस है आपका कहां का डालेंगे, आप यूपी का भरेंगे। और वो बच्चा क्या कर रहा है, कोचिंग कर रहा है कोटा से, तो कोटा में जो आपका पीजी होगा या जो भी आपका हॉस्टल होगा, आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है यहाँ पे अपना कोटा का एड्रेस डालेंगे। अगर वो बच्चा कोटा या यूपी के अंदर एग्जाम सेंटर चाहता है तो प्रेजेंट एड्रेस में कोटा का वो अपना एड्रेस भरेगा और परमानेंट में क्या डालेगा, यूपी का एड्रेस डालेगा। अगर वो बच्चा दिल्ली और यूपी के अंदर चाहता है एग्जाम सेंटर, तो वो क्या करेगा, प्रेजेंट में आप दिल्ली का डाल सकते हो और परमानेंट में क्या डालोगे, आप यूपी का डालोगे। इस तरीके से जो भी आपको एग्जाम सेंटर चाहिए होंगे, जो स्टेट आप सेलेक्ट करोगे, मतलब प्रेजेंट एड्रेस का जो आपका स्टेट होगा, परमानेंट एड्रेस का जो आपका स्टेट होगा, उसी हिसाब से एग्जाम सेंटर चूज करने का आपको यहाँ पे मौका मिलेगा। लास्ट में आपको यहाँ पे देखिए पासवर्ड सेट करना है। ये पासवर्ड बहुत ध्यान से आपको सेट करना है, क्योंकि यही पासवर्ड आगे तक आपका काम आएगा। हालांकि इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। वो चेंज करने के लिए क्या होगा, या तो ईमेल आईडी पे ओटीपी जाता है या फिर आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा। अब जो आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है, उसमें क्या करना है आपको, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप वही डालें जो फोन आपके घर में रहता है, मतलब जो फोन आपके पास रहता है। कोई भी ऐसा ईमेल आईडी मोबाइल नंबर मत डालो जो कि आपके पास फोन नहीं रहता, क्योंकि जितनी भी आपकी काउंसलिंग होगी, चाहे वो जोसा काउंसलिंग हुई, स्टेट काउंसलिंग हुई, इंडिविजुअल काउंसलिंग हुई, जितनी भी आपकी काउंसलिंग होगी जहां पे आप जेईई मेंस की रैंक के ब्याह पे अप्लाई करने वाले होंगे आने वाले समय में, उन सब जगह आपका ओटीपी जाएगा ईमेल आईडी पे। कहीं कहीं पे तो ईमेल और मोबाइल दोनों पे जाता है, कहीं कहीं पे केवल ऑप्शन आपको मिल जाता है कि आपको ओटीपी मेल पे चाहिए या फोन नंबर पे चाहिए। तो फोन नंबर, ईमेल आईडी बहुत ध्यान से आपको फिल करना है। सबमिट करने के बाद जो आपकी और डिटेल है वो आपको फिल करनी होगी। 10th की मार्कशीट अपलोड करने को बोलेगा, उसके बाद आपका आधार कार्ड या जो भी आइडेंटिटी प्रूफ आप वहां लगा रहे हैं वो अपलोड करने को आपको बोला जाएगा। इसके बाद आपका सिग्नेचर है, फोटो है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, वो सारा प्रोसीजर करने के बाद फिर आपसे लास्ट में क्या होगा, आपसे पेमेंट मांगा जाएगा फीस का। तो इस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। एक और प्रॉब्लम बच्चों को आ रही है कि 12th बोर्ड में हमारा अगर 75% नहीं है तो क्या हम जेईई मेंस का फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। देखिए इस पे कई सारे वीडियो मैंने भी आपको बहुत सारे दिए हैं और भी कई सारे वीडियो इस पे आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। 75% 12th बोर्ड में आपका नहीं है तो आप जेईई मेंस का एग्जाम नहीं दे सकते हैं। ऐसा जेईई मेंस के सर्कुलर में कहीं भी ना पहले लिखा हुआ था और ना ही अब लिखा हुआ है। 12th बोर्ड में 75% केवल आपका मेंट्री होता है इंडिया के जो नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेज हैं, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए, या फिर अगर आप एडवांस के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं, जो 14-15 लाख बच्चे हैं उनमें आप अटेम्प्ट करते हैं एडवांस के लिए, 2.5 लाख बच्चों में अगर अपनी पोजीशन आप बना लेते हैं, उसके बाद आप एडवांस का एग्जाम नहीं दे पाएंगे अगर आप 75% बोर्ड में, क्योंकि देने का कोई मतलब नहीं है, आईआईटी आपको मिलने वाला है नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर आपका 75% बोर्ड में नहीं है और आपने 2025 में 12th किया हुआ है, एक बार आप जेईई मेंस दे चुके हैं, तो करना क्या होगा आपको, 2025 में अगर आपने बोर्ड कर रखा है, एक अटेम्प्ट आप दे चुके हैं जेईई मेंस का, तो आपको करना यह है कि आप अपना किसी एनआईओएस बोर्ड से, मतलब ओपन स्कूलिंग बोर्ड से या अपने ही बोर्ड से आप इंप्रूवमेंट दे करके क्या कर सकते हैं, उसको इंप्रूव कर सकते हैं अपनी परसेंटेज को। एक तो तरीका आपके पास ये हो गया। अब ये तरीका लगाने में बच्चे ये बोलते हैं कि हम जब जेईई मेंस का फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें हम क्या करें, पास आउट फिल करें या हम अपीयर डालें। देखिए आप जेईई मेंस का एग्जाम एक बार दे चुके हो, आधार कार्ड आपका उनके पास है, एनटीए के पास आपका पूरा डेटा है, तो आप उसमें अपीयर तो लिख नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने 2025 में एग्जाम दे दिया है तो अपीयर लिखने पे आप फंस जाओगे। तो करना क्या है, उसमें पास आप भरो, मतलब कि आप पास आउट हो, लेकिन आपके पास जो भी परसेंटेज इस समय 12th की मार्क्सिट में दिया हुआ है आप वो फिल करो उसमें। लेकिन जब काउंसलिंग आपकी चल रही होगी और आपने एनआईओएस बोर्ड से 12th कर लिया होगा, उस टाइम पे जो आपकी मार्कशीट आ जाएगी, तो वो मार्कशीट 75% की आपको एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग या एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग वहां पे सबमिट करनी होगी, दिखानी होगी, तभी आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई मिल जाते हैं पर वो 75 की मार्कशीट वहां पे सबमिट नहीं कर पाते, इसलिए उनकी सीट कैंसिल कर दी जाती है। एक और बात, जो बच्चे 2026 में बोर्ड कर रहे हैं, मतलब जो 2026 में बोर्ड देंगे, अब इन बच्चों का रिजल्ट तो आएगा मई और जून में, तो ये बच्चे जो जेईई मेंस का पेपर दे रहे हैं, अगर किसी वजह से इन बच्चों का रैंक अच्छा आ जाता है, परसेंटाइल इनका अच्छा आता है, पर किसी वजह से इनका 12th बोर्ड में 75 नहीं आ पाता है, तो इनके पास उस समय मई जून के टाइम पे इतना समय नहीं होगा कि ये दोबारा से 12th कर पाए, किसी ओपन स्कूलिंग बोर्ड से करें। तो इनके पास एक ही ऑप्शन है कि ये आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी के अलावा अगर एडवांस क्वालिफाई कर लेता है बच्चा, अगर मेंस क्वालिफाई किया है, रैंक अच्छा है, तो आपको आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी तो नहीं मिलेगा। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं, पहले भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास अच्छी रैंक, अच्छी परसेंटाइल थी और उनके पास फिर वही ऑप्शन बचता है। आपके पास डीटीयू है, एनएसयूटी है, ट्रिपल आईटी दिल्ली में आपका 70%, इसके अलावा आपका एचबीडीयू कानपुर है, ट्रिपल एम गोरखपुर है, एसजीएसआईटी इंदौर है, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है, एमआईटीएस ग्वालियर है, वाईएमसी फरीदाबाद है, यूआईटी चंडीगढ़ है, उसके बाद सीसीटी चंडीगढ़ है, इसके अलावा आपका एमबीएम जोधपुर है। उत्तराखंड में अगर बात करें तो कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर है, इसके अलावा प्राइवेट में आपका थापर है, धीरूभाई अंबानी है, निरमा है, एलएमआईटी
जयपुर है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद का आप एग्जाम दे सकते हो अगर आपका 75% बोर्ड में नहीं है तो ऐसे बहुत सारे ट्रिपल आईटी बैंगलोर का आपके पास ऑप्शन है, जेपी नोएडा का आपके पास ऑप्शन है। यूपी में अगर बात करें तो यूपी में आपका आईआईटी लखनऊ है, वीआईटी झांसी है, केनेडी सुल्तानपुर है। ऐसे बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है जहां पे विदाउट 75% भी आप अपनी जेईई मेंस की रैंक को यूटिलाइज करके एडमिशन ले सकते हैं। पर आप अगर इस वजह से जेईई मेंस का फॉर्म ही नहीं फिल करोगे कि मैं 75% तो मेरा बोर्ड में है नहीं, तो क्या मतलब देने का? मतलब बहुत कुछ है। केवल आपके एनआईटी 32 एनआईटी, 26 ट्रिपल आईटी और लगभग आपके 47 जीएफटीआई हैं। इन कॉलेज को छोड़ करके इंडिया के जितने भी कॉलेज हैं, मैक्सिमम कॉलेजेस में आपका 60% का क्राइटेरिया मेंटरी होता है। और अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट में तो आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जहां 45-50% पे भी काम चल जाता है। जैसे आपका कर्नाटक के अंदर 45% मांगते हैं, बाकी स्टेट में आपका 55% आपका मेंटरी होता है। तो आप जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनका 75% नहीं है, पहला तरीका किसी ओपन स्कूलिंग बोर्ड से आप कर लीजिए। दूसरा तरीका कि आप अगर अपीयर्ड इस बार करने वाले हैं बोर्ड, तो आपके पास अगर उस टाइम पे इतना समय नहीं है कि आप दोबारा से आप 12 दे सकें, तो आपको करना ये है कि आप काउंसलिंग करिए अच्छे से। काउंसलिंग करने के बाद जितने भी बेटर कॉलेज हैं, बहुत सारे जिन कॉलेज के मैंने भी नाम लिए, ये कहीं ना कहीं आपके एनआईटीज के इनकी प्लेसमेंट अगर आप देखोगे, इनका कट ऑफ अगर आप देखोगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं उसी रैंक पे मिल जाते हैं जिस रैंक पे एनआईटीज के अंदर कंप्यूटर साइंस और बाकी ब्रांचेस मिल रही होती हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं। एनआईटी भोपाल की अगर मैं बात करूं तो एनआईटी भोपाल के अंदर सीएस ब्रांच को छोड़ दिया जाए, इसके अलावा जितनी ब्रांचेस हैं वो सब एसजीएसआईटी इंदौर के लगभग कट ऑफ के बराबर रहती है। मतलब अगर इसका सीएस हम छोड़ दें, सीएस के अलावा एसजीएसआईटी इंदौर वगैरह की बात करें तो यहाँ पे भी 20,000 30,000 के बाद आपको सीएस ब्रांच मिलता नहीं है। तो ये अच्छे कॉलेज है, बच्चे पसंद करते हैं इनको, आपके पास ऑप्शन ये बने रहेंगे। बाकी आने वाले समय में विदाउट 75% पे और भी बहुत सारी वीडियोस लेकर के आने वाले हैं, जिसमें कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस कॉलेज के रहेंगे जिसमें आप काउंसलिंग करके अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच सकते हैं। तो इन चीजों का बच्चों को ध्यान रखना है। और एक बात बच्चों को बता दूं कि जो जेईई मेंस का एग्जाम बच्चे देने जा रहे हैं, जनवरी वाला जो अटेम्प्ट है, जनवरी वाले अटेम्प्ट में कम बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पे परसेंटाइल गेन करने का आपके पास मौका अच्छा है। क्योंकि अप्रैल वाले अटेम्प्ट में भीड़ थोड़ी बढ़ जाती है, 14-15 लाख बच्चे वहां पे अटेम्प्ट करते हैं। तो जनवरी वाले में अपना जो है मेहनत करें, जम के अच्छा परसेंटाइल लेकर के आइए। 12 फरवरी को आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद बहुत सारे कॉलेज, बहुत सारे काउंसलिंग बोर्ड अपने फॉर्म निकालने स्टार्ट कर देते हैं, जो कि जेईई मेंस की परसेंटाइल के ब्याह पर ओपन हो जाते हैं। और जनवरी अटेम्प्ट में अगर आपका परसेंटाइल अच्छा आ जाता है, मान लीजिए आपका 98 97 आ जाता है, तो फिर अप्रैल वाले की चिंता करने को आपको जरूरत नहीं है, आप सीधे एडवांस पे फोकस करेंगे फिर। तो जनवरी वाले में बच्चे कम रहते हैं, इसलिए थोड़ा मेहनत ज्यादा करें। और जैसे जैसे काउंसलिंग के फॉर्म आपके आने स्टार्ट होंगे, जैसे जैसे अपडेट आती रहेगी, और भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम हैं जेईई मेंस के अलावा। 75% अगर बोर्ड में आपका नहीं है तो आपके पास एक और ब्रह्मास्त्र है कि आप जो स्टेट एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं उन पे भी जा सकते हैं, उनको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। पहला तरीका कि आप मेहनत करें, इंप्रूवमेंट दें, या एनआईएस बोर्ड से 12th की मार्कशीट आप ले सकते हैं, आपका एडमिशन फाइनली हो जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे बोर्ड है जिनके एग्जाम साल में 2 बार या 1 बार ऐसे होते हैं, आप वहां से कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे पिछले 2-3 सालों हमारे पास आए हैं जिन्होंने ओपन स्कूलिंग बोर्ड से या इंप्रूवमेंट देकर के 75% इंक्रीज किया और बाद में वो एनआईटी ट्रिपल आईटी तक पहुंच गए हैं। तो उनको ड्रीम कॉलेज उनका मिल गया था। उम्मीद करते हैं आपको भी मिलेगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल जेईई मेंस के एग्जाम में अब आपको कैलकुलेटर यूज करने को नहीं मिलेगा, ये रिमूव कर दिया गया है। एनटीए से बहुत सारे चेंजमेंट करता रहता है, पहले नोटिफाई करते हैं, बाद में उसको रिमूव कर देते हैं। तो ये बातें बच्चों को कहीं ना कहीं परेशान करती हैं। द मेंटल के माध्यम से लगातार पिछले 4 साल से आपको गाइड कर रहा हूँ। काउंसलिंग और एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग जो भी अपडेट रहती है, हर अपडेट में आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूँ, आगे भी करता रहूंगा। उम्मीद करता हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ कहीं ना कहीं आपके काम आती होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।